नमस्कार दोस्तों, देश भर में 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज़ थी। चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ था और उनमें से 6 अप्रैल को मतदान होने के साथ 4 सूबों में का चुनाव भी संपन्न हो गया। अब सिर्फ पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य बचा है जहां 5 चरणों में और चुनाव हुए हैं, यानी पश्चिम बंगाल में भी 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है। असम में 3 चरणों के चुनाव के साथ 6 अप्रैल को असम का चुनाव भी संपन्न हो गया है, यानी असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी का 6 अप्रैल को मतदान के साथ चुनाव संपन्न हो गया है। और इन सभी 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे एक साथ निकलेंगे। 2 मई को नतीजे निकलेंगे और ईवीएम से रिज़ल्ट निकलेंगे और पता चलेगा कि जिन लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा है कौन जीतते हैं, कौन हारते हैं। और हम एक एक करके अब इस बारे में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। जी हाँ, वही तमिलनाडु जो कल तक अम्मा यानी जयललिता और डीएमके प्रमुख करुणानिधि के नाम से जाने जाते थे। 2021 के विधानसभा के चुनाव में न अम्मा रहीं और न ही करुणानिधि रहे। डीएमके यानी करुणानिधि की पार्टी का नेतृत्व उनके बेटे स्टालिन कर रहे हैं और एआईएडीएमके का नेतृत्व मौजूदा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। एआईएडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन है, वहीं डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान संपन्न हो गया और तमिलनाडु में इस मतदान संपन्न होने के साथ एक मैसेज गया, एक पैगाम गया कि हाँ, सत्ता परिवर्तन की संभावना है, यानी तमिलनाडु में मौजूदा सरकार के तख्ता पलट की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। तमिलनाडु में कि मतदान में लगभग 65.11% मतदान हुआ है। 6 अप्रैल के मतदान में कई प्रमुख लोगों ने वोटिंग की, जिसमें एमएनएम प्रमुख कमल हासन भी अपने 2 बेटियों के साथ चेन्नई में मतदान किया। चेन्नई में डीएमके सांसद कनिमोझी ने भी मतदान किया। हालांकि कनिमोझी कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन चुनाव आयोग के एक फैसले के बाद वो भी शाम में मतदान किया। दरअसल चुनाव आयोग ने ये तय किया था कि कोरोना पॉजिटिव को आखिरी समय में, यानी शाम के 6 से 7 बजे के बीच में मौका मिलेगा, वोट डालेंगे। वो कोरोना पॉजिटिव भी वोट डालेंगे और इसी निर्देशानुसार उसका अनुपालन करते हुए शाम में कनिमोझी, डीएमके सांसद कनिमोझी ने भी वोट डाला। 234 सीटें वाला तमिलनाडु विधानसभा में 118 सीट सरकार बनाने के लिए लाजमी है और भ्रष्टाचार एवं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों में तमिलनाडु की जनता को विचलित कर दिया है और लगता है ये दोनों मुद्दे, भ्रष्टाचार और पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम, तमिलनाडु सरकार को कहीं निगल न जाए, ये अंदेशा प्रबल हो गया है। अब इसका पता 2 मई को चलेगा, लेकिन इस बीच में तमिलनाडु में एक और घटना घटी कि जयललिता की सहेली यानी शशिकला वोट नहीं दे पाई। इसकी वजह यह थी कि वोटर लिस्ट में शशिकला का नाम ही नहीं था और ये अपने आप में हैरत करने वाली बात है कि वो शशिकला जिन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री को बनाया, पार्टी उनकी वजह से 2 खेमे में बटी और दूसरे खेमे का नेतृत्व उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री को दिया और उन्हीं के शासनकाल में शशिकला का वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया। चौंकाने वाली बात है, चौकन्ना करने वाली बात है और आसानी से पचने वाली बात नहीं है। बहरहाल राजनीति है, राजनीति में सब कुछ संभव है। दोस्तों,
आज हम आपके साथ मिलकर बात कर रहे हैं असम की। 2021 के विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में चुनाव शुरू हुआ और 4 राज्यों का चुनाव संपन्न हो चुका है और उसमें असम भी शामिल है। असम में 2016 के मुकाबले इस बार एक चरण ज़्यादा में चुनाव हुआ है, यानी 2016 में असम में 2 चरण में चुनाव संपन्न हुए थे और 2021 यानी इस बार के विधानसभा में एक चरण ज़्यादा है, यानी 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। यानी 6 अप्रैल को तीसरा चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और इसी के साथ असम की 126 सीटों पर सैकड़ों उम्मीदवारों का मुकद्दर नसीब और भाग ईवीएम में कैद हो चुका है और जब ईवीएम का पिटारा 2 मई को खुलेगा तो पता चलेगा कि कौन लोग खुशकिस्मत हैं जो चुनाव जीतकर असम विधानसभा में जनता की तरफ से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। इस बार तीसरे फेज में असम में मतदान ज़्यादा हुआ है, यानी पहले चरण और दूसरे चरण के मुकाबले तीसरे चरण में असम में ज़्यादा मतदान हुआ है, यानी 82.29% असम के तीसरे चरण में मतदान हुआ है। तो जब असम में अंतिम चरण में मतदान अधिक होता है तो वह मौजूदा सरकार के लिए जीवनदायिनी नहीं बल्कि काल बनकर सामने आती है। 2016 की बात करें तो 2016 में दूसरे चरण यानी अंतिम चरण में 90% वोटिंग हुई थी और उस वोटिंग ने नतीजे से पहले एक पैगाम दे दिया था कि मौजूदा सरकार यानी कांग्रेस की सरकार जा रही है, कांग्रेस की सरकार का खूंटा उखड़ रहा है और एक नई सरकार आ रही है, एक नई सुबह होने जा रही है, एक नया सूरज असम में उगेगा। 5 सालों के बाद यानी 2021 में 6 अप्रैल को जो मतदान हुए उस मतदान में भी वोटिंग प्रतिशत में इजाफ़ा हुआ और ये इजाफ़ा ये पैगाम देने के लिए काफ़ी है कि मौजूदा सरकार का तख्ता पलट हो रहा है। यानी 2 मई से पहले जनता ने ये पैगाम दे दिया है कि मौजूदा सरकार तुम्हारा खूंटा उखड़ रहा है, तुम जा रहे हो, तुम्हारा सूरज डूब रहा है, एक नया सूरज उगेगा, एक नया सवेरा फिर से असम में होगा। असम में चाय बागान की खुशबू नई हवा के साथ पूरी दुनिया में बिखरेगी और इसी संदेश के साथ असम की जनता ने वोटिंग किया है और जाहिर सी बात है कि इस बार असम में सत्ता परिवर्तन प्रबल रूप में दिख रहा है और बीजेपी के पश्चिम बंगाल में जो हाव भाव हैं वो साफ बताते हैं कि अब बीजेपी के सामने पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा विधानसभा है जहां वो कुछ कर सके, इसलिए कि वो असम का अपना आक्रोश पश्चिम बंगाल में निकाल रही है। दरअसल असम और पश्चिम बंगाल के वोटरों के मिजाज में कुछ फ़र्क है। जब पश्चिम बंगाल में वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा होती है तो इसका मतलब कुछ और होता है और जब असम में वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा होती है तो उसका मतलब कुछ और होता है। असम में जब वोटिंग प्रतिशत अधिक होती है तो वो सत्तासीन यानी मौजूदा सरकार के लिए काल कलवित हो जाती है, काल बनकर सामने आ जाती है, यानी उसके तख्ता पलट का एक संदेश, एक पैगाम लेकर आती है। लेकिन वही पश्चिम बंगाल में जब बम्पर वोटिंग होती है, वोटिंग की फीसदी बढ़ जाती है, तो वो मैसेज होता है कि वो वहाँ की जनता मौजूदा सरकार के खूंटे को उखाड़ने नहीं देना चाहती है, मौजूदा सरकार को हिलने और डिगने नहीं देती है, उसका भरोसा मौजूदा सरकार पर है। इसलिए वो बम्पर वोटिंग से मौजूदा सरकार के पक्ष में एक हवा बनाती है और कहती है कि हम वोट देंगे और इस सरकार को हिलने नहीं देंगे, डिगने नहीं देंगे और
किसी को भी इस सरकार पे चोट करने नहीं देंगे, यानी हम अपने वोट से विपक्ष पर चोट करेंगे और मौजूदा सरकार को बरकरार रखेंगे। और लेकिन असम की जनता को जब सरकार को हटाना होता, उखाड़ फेंकना होता, तो वो अपनी वोटिंग खुलकर मतदान करती है और अपनी ज़्यादा वोटिंग से सरकार को रिजल्ट से पहले एक पैगाम दे देती है कि अब आपने बहुत शासन कर लिया, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। तो यानी कि पश्चिम बंगाल की जनता यानी वोटर के मिजाज और असम के वोटरों के मिजाज में ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और इस फ़र्क को परख कर ही हमने ये एक समीक्षा की है और एक समीक्षा रिपोर्ट आपके सामने रखी है। वजह यह है कि जब 2016 में 90% मतदान हुआ था तो वहाँ कांग्रेस की सरकार का खूंटा उखड़ गया था और 126 विधानसभा वाले में कांग्रेस गठबंधन 64 जो जादुई आंकड़ा है उसको छू नहीं सकी थी, यानी कांग्रेस 126 में से 26 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और उनके जो पार्टनर थे यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF वो महज 13 सीट पर सिमट गई थी। लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी दल के रूप में 60 सीट लाई थी और असम गण परिषद जो उसके सहयोगी थे उसको 14 सीट आई थी, और उस वक्त उसके सहयोगी बोडोलैंड फ्रंट भी थे, उसे 12 सीट आई थी। लेकिन इस बार बोडोलैंड ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, पाला बदल दिया है। बोडोलैंड बीजेपी गठबंधन से अलग हो गए, कांग्रेस गठबंधन के साथ आ गई है, और जिसके बाद जो तीसरे चरण का जो वोटिंग हुई है, जो मतदान हुआ है, वो एक संदेश दे रहा है कि कांग्रेस की स्थिति असम में थोड़ी अच्छी हुई है, वो 26 से 36 सीट पर आ सकती है, यानी कांग्रेस को 10 सीटों का इजाफा दिख रहा है। और वहीं बदरुद्दीन अजमल जो 2016 में 13 सीट पर सिमट गए थे, उन्हें 7 सीटों का फ़ायदा नज़र आ रहा, यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF 20 सीट ला सकती है। और इसी के साथ बोडोलैंड फ्रंट जो 2016 में 12 सीट लाए थे, इस बार वो कांग्रेस गठबंधन में रहने का उन्हें फ़ायदा मिल सकता है और वो 6 सीट ज़्यादा ला सकते हैं, यानी 18 सीट उनको मिल सकता है। और असम विधानसभा का जो सरकार बनाने का जादू आंकड़ा है वो 64 है, और इस तरह से कांग्रेस गठबंधन कम से कम 10 सीट ज़्यादा जादुई आंकड़ा से 10 सीट ज़्यादा ला रही है, यानी कम से कम अगर असम में कांग्रेस गठबंधन को सीट मिलती है तो कम से कम 74 सीट मिल रही है। इसका मतलब है कि ये साफ संदेश है कि असम में एक नई सरकार आ रही है, एक नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है, और ये 6 अप्रैल के तीसरे चरण यानी अंतिम चरण के मतदान में मतदाताओं ने साफ संदेश दे दिया है कि सरकार बदल रही है। अब हम बात कर रहे हैं पुडुचेरी की। आप सभी को मालूम है कि पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और देश के सबसे छोटे विधानसभा के रूप में पुडुचेरी जाना जाता है, यानी पुडुचेरी में के विधानसभा में महज 30 सदस्य हैं, यानी वहाँ 30 विधायक हैं। और 6 अप्रैल को 30 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव संपन्न हो गए और 30 विधानसभा क्षेत्रों पे जिन दलों ने, जिन निर्दलीय प्रत्याशियों ने और पक्ष विपक्ष के जितने भी उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, उन सब की किस्मत EVM में कैद हो गई है और 2 मई को देश के बाकी 4 राज्यों के परिणाम की तरह पुडुचेरी का नतीजा भी 2 मई को निकलेगा और तब ये पता चलेगा कि कौन सिकंदर बना। पुडुचेरी पिछले 2 महीनों से विवादों का एक केंद्र रहा। नतीजतन पुडुचेरी की चर्चा देश और विदेश में भी होने लगी। 30 विधायक वाला पुडुचेरी इससे पहले शायद इतना चर्चित कभी नहीं हुआ था। इसकी वजह ये थी कि
आखिरी समय में यानी कांग्रेस की सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी को फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा। उनके इस्तीफा के साथ ही उपराज्यपाल यानी किरण बेदी को भी चलता करके दिया गया और देश के लिए ये एक ऐसी पहली घटना थी कि जिसमें एक मुख्यमंत्री भी गए और एलजी भी गए। इस बार मतदान में यानी 2021 के विधानसभा के मतदान में एक संदेश है कि पुडुचेरी में कांग्रेस और उसके सहयोगी को बढ़त मिलने जा रही है। यानी कांग्रेस गठबंधन पुडुचेरी में एक बार फिर सरकार बनाएगी और इसलिए कि जनता में एक मैसेज गया है कि पुडुचेरी में कांग्रेस गठबंधन के साथ केंद्र ने नाइंसाफी किया। विधानसभा के अध्यक्ष एवं कुछ विधायकों ने सरकार के खिलाफ साजिश रची और नतीजतन चुनाव से ठीक 2-3 महीने पहले फ्लोर टेस्ट से पहले ही एक चलती हुई सरकार को जाना पड़ा और यही मुद्दा वहां के वोटरों को कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस गठबंधन के प्रति आकर्षण का केंद्र बना दिया। पुडुचेरी में 2 गठबंधन यानी एक गठबंधन बीजेपी का, जिसमें बीजेपी के साथ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस शामिल है, AIADMK शामिल है और खुद बीजेपी है। हालांकि पुडुचेरी में बीजेपी का अभी तक खाता नहीं खुला है और बीजेपी अपनी योजना के तहत 22 फरवरी को जो हलचल मचा दी, जो गतिविधियां चलाई, वो एक उसकी रणनीति का हिस्सा था कि किसी न किसी बहाने पुडुचेरी में अपना खाता खोला जाए। अब सवाल है कि पुडुचेरी में बीजेपी का खाता खुलता है या नहीं खुलता है, ये 2 मई को पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन में DMK है और एक नई पार्टी यानी तमिल फिल्मों के सुपरस्टार और हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकार कमल हासन भी अपनी MNM पार्टी के जरिए एक नया इतिहास रचने की सुगबुगाहट पेश कर दी है। उनके प्रति पुडुचेरी की जनता का क्या रद्दो अमल रहता है, ये 2 मई को पता चलेगा। लेकिन वोटर के मिजाज को देखते हुए ये एक संभावना जताई जा रही है कि पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों में कमल हासन की पार्टी MNM 0 से 3 सीट ला सकती है। यानी कमल हासन का खाता खुल सकता है। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव में एनआर कांग्रेस जो बीजेपी के गठबंधन में थी, 2021 में भी है, उसे 2016 में 8 सीटें आई थी। यानी 30 सीटें में से 8 सीट एनआर कांग्रेस ने लाई थी। इस बार एनआर कांग्रेस गठबंधन को यानी एनआर कांग्रेस पार्टी को थोड़ा घाटा लग सकता है। यानी 8 सीटें से उनकी सीटें कम होकर 4 पे जा सकती है। DMK जो कांग्रेस की सहयोगी थी, उसकी स्थिति कुछ बेहतर दिख रही है। 2016 में DMK को पुडुचेरी की जनता ने 2 सीट दी थी। इस बार उम्मीद जताई जा रही है, आशा है, संभावना है कि वो 6 से 8 सीट ला सकती है। 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई थी। यानी 50% सीटों पर उसने अपना कब्जा जमा लिया था। यानी कांग्रेस को 30 में से 15 सीटें मिली थी और इस बार लगता है कि कांग्रेस के भी 1-2 सीट घट सकती है। यानी कांग्रेस को 13 से 14 सीट मिल सकती है। कुल मिलाकर कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है और आप कह सकते हैं कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है। और अगर सीटों का
की कुछ कमी हुई और वो सीट कमल हसन के झोले में अगर 3-4 भी चली जाती है, तब भी उम्मीद की जाती है कि कमल हसन कांग्रेस गठबंधन के साथ सहयोगी बनकर सत्ता और का स्वाद चखेंगे और उस गठबंधन के साथ होंगे, क्योंकि बीजेपी गठबंधन को इस बार उतनी सीट नहीं मिल पाने की संभावना है, जिसकी वजह से यह है कि अगर कमल हासन को 3 सीट भी मिलती है तो उन 3 सीट को मिलाकर भी बीजेपी गठबंधन बहुत कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए पुडुचेरी में एक साफ संदेश है कि पुडुचेरी में कांग्रेस गठबंधन की सरकार आ सकती है। दोस्तों, अब हम केरल विधानसभा की बात करते हैं। केरल विधानसभा में भी एक ही चरण में मतदान 6 अप्रैल को संपन्न हो गया और इसके साथ ही 140 विधानसभा के लिए उनके उम्मीदवारों का भाग ईवीएम मशीन में कैद हो गया। 2 मई को जब ईवीएम मशीन खुलेगा तो पता चलेगा कि कौन भाग्यशाली हुए, किनका भाग्योदय हुआ और कौन सी सरकार आई, मौजूदा सरकार क्यों रह गई या मौजूदा सरकार क्यों नहीं सत्ता में वापसी कर सकी। इस बार यानी 2021 के केरल विधानसभा में 70.4% वोटिंग हुई है। 2016 में वोटिंग प्रतिशत केरल विधानसभा का 71% था, यानी इस बार 0.6% वोटिंग कम हुई है पिछले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र। जाहिर सी बात है कि केरल में एक संभावना दिख रही है कि मौजूदा सरकार यथावत रहे, यानी वहाँ एलडीएफ की जो सरकार है वो आ जाए और यूडीएफ की सरकार को इस बार सत्ता परिवर्तन के ज़रिए वापसी का मौका न मिले और एलडीएफ अपनी सत्ता बरकरार रखते हुए फिर से केरल की सेवा में जुट जाए। दरअसल केरल में हर बार सत्ता परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि केरल में मौजूदा सरकार रह सकती हैं। 2016 में केरल में कई पार्टियां थी, इस बार भी कई पार्टियां हैं, जिसमें सीपीएम भी है, सीपीआई भी है, कांग्रेस भी है, एआईडीएमके भी है, डीएमके भी है, एमएनएम भी है, शरद पवार की पार्टी भी है और जनता दल सेकुलर पार्टी भी है, एनआर कांग्रेस भी है और छोटे छोटे दल भी हैं और टोटल सीट 140 है, यानी 71 सीट जिस गठबंधन को आ जाएगा वो सत्तासीन हो जाएगी। और यही वजह है कि एलडीएफ के प्रति संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि एलडीएफ यानी जिनकी सरकार अभी जो सत्ता में है वो अपनी सत्ता और सरकार को बचा ले, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें 4 राज्यों का विधानसभा संपन्न हो चुका है और बस इकलौता पश्चिम बंगाल विधानसभा एक ऐसा राज्य है जहां 5 चरणों में और चुनाव होने हैं, यानी 6 अप्रैल को 4 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल में भी तीसरे फेज़ का चुनाव संपन्न हो गया और तीसरे फेज के चुनाव में पिछले दूसरे चरण के मतदान से 2.11% वोट कम हुए और 2.11% मतदान का कम होना ये ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए घाटे का सौदा है। यानी आप सीधे भाषा में कहें तो ममता बनर्जी को तीसरे चरण के मतदान में 2 से 3 सीटों का नुकसान हुआ है। यानी जब भी पश्चिम बंगाल में वोटिंग प्रतिशत कम होगा वो मौजूदा सरकार के लिए नुकसानदायक होगा। और इस तरह से अगर आप देखें कि पश्चिम बंगाल में हर चरण में
यानी चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें और आठवें चरण के मतदान में वोटिंग प्रतिशत कम होती है तो इसका सीधा मतलब होता है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को नुकसान होगा। अगर 2% की वोटिंग कम हुई तो 2 से 3 सीटों का, 5% वोटिंग कम हुई तो लगभग 4 से 5 सीटों का ममता बनर्जी को नुकसान होगा। लेकिन ममता बनर्जी को कुल मिलाकर विषम से विषम परिस्थितियों में वोटिंग का प्रतिशत आम जनों को, आम मतदाताओं को पैरामिलिट्री, मिलिट्री और पुलिस के हवाले पश्चिम बंगाल को करके उनमें एक भय व्याप्त करके और वो घर से न निकले, इस वजह से करके अगर वोटिंग में प्रतिशत को कम भी कराया जाता है तो भी फिर भी कुल मिलाकर ममता बनर्जी को बाकी 5 चरणों में लगभग 20 से 25 सीटों का ही नुकसान हो सकता है। यानी अगर 25 सीट का भी नुकसान होता है तो ममता बनर्जी 211 की जगह 185 से 90 सीट ला सकती है और पश्चिम बंगाल में सत्ता पे काबिज होने का जादुई आंकड़ा 148 है। अगर ममता बनर्जी 125 से 190 सीट लाती है तो फिर भी वो जादुई आंकड़ा से 32 सीट ज़्यादा रहती है। इसका मतलब है, साफ संदेश है कि विपक्ष जितना भी एरी चोटी एक कर ले, जितनी भी बटालियन लगा दे, जितना भी जनता को डराने की कोशिश करे और पुलिस की वर्दी से खौफ खाई हुई जनता घर से निकलने में कोताही करे, बावजूद इसके पश्चिम बंगाल की महिला वोटर ममता बनर्जी के लिए बेखौफ होकर घर से निकल रही है। और तीसरे चरण के मतदान में महिलाओं की भीड़ ये संदेश दे रहा था कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ रही है। ममता बनर्जी को हर हाल में पश्चिम बंगाल की बेटी को अपना, पश्चिम बंगाल की बेटी में वो अपना अक्स देख रही है और उस पश्चिम बंगाल की शेरनी को फिर से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर बैठाना चाह रही है और इसीलिए वो घर से बेखौफ होकर निकल रही हैं। न उन्हें पैरामिलिट्री का, न पुलिस का, न आर्मी का, न सेना का और न ही किसी बटालियन का खौफ है। वे बेधड़क निकल रही हैं, वोटिंग कर रही हैं और एक संदेश दे रही हैं महिलाओं को कि घर से बाहर निकलो, अपनी दीदी को फिर से सत्ता में लाओ और पश्चिम बंगाल को दीदी के हवाले करो और पश्चिम बंगाल का जो विकास है वो दीदी ही कर सकती हैं। ये महिला वोटरों का एक फंडा है, ये महिला वोटरों की एक अपनी समझ है और दीदी के प्रति उनका समर्पण भाव भी है। दरअसल बीजेपी अपने केंद्र की एजेंसियों के ज़रिए पश्चिम बंगाल में इतने 8 चरणों में मतदान करके पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को भी ये एक तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या ऐसी अराजकता थी, पश्चिम बंगाल क्या इस तरह का क्या असंवेदनशीलता थी कि 8 चरणों में मतदान होता है। असम में 3 चरणों में मतदान ख़त्म हो जाता है, तमिलनाडु में जो है 1 चरण में मतदान ख़त्म हो जाता है, केरल में 1 चरण में मतदान ख़त्म हो जाता है। मानते हैं कि पुडुचेरी एक छोटा सा सूबा है, वहाँ 1 चरण में अगर ख़त्म होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर असम में 3 चरण में मतदान समाप्त हो जाता है तो पश्चिम बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 चरण में होना चाहिए, 5 चरण में होना चाहिए। और 8 चरण का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि चुनाव आयोग ने भी गंभीरता नहीं दिखाई है, वो केंद्र के इशारे पर सब कुछ किया है। और ममता बनर्जी अगर इस तरह का आरोप लगाती है तो इस आरोप में दम भी दिखता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता को अगर आप कहते हैं कि वहाँ अराजक है तो इसका मतलब क्या पश्चिम बंगाल की जनता इसे बर्दाश्त करेगी? कोई भी सूबा और उस प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति, वोटर अपने प्रदेश के प्रति घृणित भाव बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन जब कोई देश पर और प्रदेश पर कोई भी सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, वो हमला करती है कोई भी पार्टी, तो फिर उसे जनता बख्शती भी नहीं है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की जनता हर स्थिति में ममता बनर्जी के साथ है और ममता बनर्जी को एक तरह का कि सिंपैथी वोट भी इस बार मिल रही है। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता पर फिर से काबिज रहेगी एक बार। और ये तीसरे चरण ने भी कह दिया कि छोटे मोटे नुकसान के बावजूद
ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आ रही है और टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है। हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।